ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये एक्ट क्या होता है? एक्ट होता है भाई, रूल्स होते हैं जिसमें बहुत सारे नियम लिखे गए होते हैं। तो एक एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और ये कब आया था? 1935 में। ठीक है, इसको बोलेंगे भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, कौन लेके आए थे भाई? अंग्रेज लेके आए थे। अंग्रेजों ने बोला कि भारत में चीजें कैसे कैसे चलेंगी, वो सब इस एक्ट में लिखा गया था। ठीक है, तो उसी में से कुछ चीजें जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई थी। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा प्रावधान कहाँ से लिए गए, कहां से लिए गए, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि भाई बताओ सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में किसका रहा है? तो ये आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, अब देखो यहां से क्या क्या लिया गया है, बारी बारी देखते हैं। ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर यानी कि राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल। ठीक है, तो राज्यपाल क्या होता है? किसी भी राज्य में हमें स्टेट में राज्यपाल देखने को मिलता है, गवर्नर देखने को मिलता है। अब बात ये आ जाती है कि वो कितना टाइम वहां पे काम करेगा, वो कहाँ लिखा गया था? 1935 के एक्ट में लिखा गया था। उसके बाद जुडिशियरी की बात करते हैं। जुडिशियरी यानी कि न्यायालय। न्यायालय, तो न्यायालय कहाँ से लिया है? न्यायालय के बारे में जो भी चीजें संविधान में लिखी गई हैं वो कहाँ से कॉपी करी हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, उसके बाद संघीय प्रणाली की हम बात करते हैं। संघीय प्रणाली, अब ये संघीय प्रणाली क्या होते हैं पहले अंग्रेजी में देख लेते हैं। फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम क्या होती है? संघीय का मतलब होता है संघ, और हमारा संघ क्या है? भारत है। तो ये भारत सरकार के बारे में बात हो रही है कि एक सेंटर गवर्नमेंट होगी। क्या होगी? सेंटर गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार। ठीक है, भारत सरकार। तो आपने देखा होगा कि अभी किसकी चलती है? भारत सरकार की चलती है। जो जो फैसले भारत सरकार लेती है वो सभी राज्यों को मानने पड़ते हैं, है ना? तो यही बात हो गई कि संघीय प्रणाली वहां पे है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, संघीय सरकार क्या करेगी? रूल बनाएगी, कानून बनाएंगी, और वो सभी को मानने पड़ेंगे, सभी स्टेट्स को। जैसे कि जीएसटी की बात करें हमने, तो जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार ने क्या किया था? इम्प्लीमेंट किया था। फिर सभी स्टेट्स को भी वो इम्प्लीमेंट करना पड़ा था। ठीक है, तो कोई भी स्कीम है वो कौन लेके आ रहा है? भारत सरकार लेके आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी लेके आ रहे हैं, और वो सभी राज्यों को फॉलो करनी पड़ रही है, चाहे उस राज्य में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आपकी सरकार है। ठीक है, तो ये होती है संघीय प्रणाली। ये भी 1935 के एक्ट से ली गई है। फिर उसके बाद लोक सेवा आयोग की बात करते हैं। लोक सेवा आयोग, ऐसा कमीशन जो कि लोगों की सेवा करेगा, और इसको अंग्रेजी में बोलेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इसमें क्या क्या आ जाता है भाई? इसमें आईएएस आ जाते हैं, आईपीएस आ जाते हैं, आईएफएस आ जाते हैं। तो आईएएस क्या बनते हैं भाई? डीसी बनते हैं, जिला जिला कलेक्टर या सॉरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हैं। आईपीएस क्या बनते हैं भाई? ये तो एसपी बनते हैं, डीआईजी बनते हैं पुलिस के, और आईएफसी इंडियन फॉरेन सर्विसेज की बात हम करते हैं। ठीक, तो ये सब प्रावधान कहां से लिए हैं? 1935 के एक्ट से। लोक सेवा आयोग, याद ध्यान में बात रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपातकालीन। कौन से है ये? आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन का मतलब हो गया भाई इमरजेंसी। अगर हमारे देश में इमरजेंसी आ गई तो क्या क्या चीजें जो हैं वो ठीक होंगी, क्या क्या चीजें लोग कर सकते हैं, या आपातकालीन के समय में कौन कौन सी चीजों में छूट रहेगी। जैसे कि हम इधर से उधर जा सकते हैं भाई, इमरजेंसी लगी है। अब एग्जांपल ले लेते हैं कोविड के। कोविड 19 के दौरान भी क्या था?
लॉकडाउन लगा था, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, सरकार ने बोला भाई बिल्कुल नहीं निकलना है, तो वो कैसी सिचुएशन हो गई, एक इमरजेंसी सिचुएशन हो गई। तो जब इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब कानून, ये सब नियम 1935 के एक्ट से लिए गए थे, भारत सरकार अधिनियम से लिए गए थे। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान, समझ में आ गई बात? हाँ जी, आपको समझ तो आता है? ये मेरे को एक बात बता दो, समझ तो आती है बातें? यस सर। ओके, इसमें ओके, ऑल राइट, फिर ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पढ़ाते रहे आपको समझ ना आए तो फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में। चलो जी, ये हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की। ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों का जो संविधान था, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, अंग्रेजी संविधान या ब्रिटिश संविधान, इससे हमने क्या क्या चीजें ली हैं? ब्रिटिश संविधान, तो सबसे पहले आ जाएगा संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक शासन प्रणाली, इसको क्या बोलेंगे भाई? इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, तो देखो हमारे भारत में क्या है, पार्लियामेंट है ना जी? सुना है सभी ने पार्लियामेंट के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं। संसद में क्या होता है भाई? संसद में तो लोकसभा होती है, और क्या होता है, राज्यसभा होती है, और क्या होता है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट आता है। ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं भाई? पार्लियामेंट बनाती है, संसद बनाती है। तो ये जो संसदात्मक शासन प्रणाली है, यानी कि यहाँ पे 2 हाउस होंगे, लोकसभा होगा भाई, एक हाउस हो गया लोकसभा, दूसरा हाउस कौन हो गया भाई? ये तो राज्यसभा हो गया। तो ये जो सिस्टम है, ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटिश संविधान से लिया है। ठीक है, संसदात्मक शासन प्रणाली। ठीक, उसके बाद एकल नागरिकता की बात करेंगे, नागरिकता। ठीक है, तो जब भी आप फॉर्म भरने जाते हो, है ना, जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी जॉब के लिए फॉर्म भरना है, सरकार ने क्लर्क के एग्जाम निकाले हैं, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है, भाई आपकी नागरिकता क्या है, सिटीजनशिप क्या है? तो आप बोलते हो कि सर हम तो भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। ठीक है, तो देखो कई कई देश ऐसे हैं जहां पे 2 नागरिकताएं दी जाती हैं, जैसे कि यूएसए की बात कर लेते हैं। यूएसए जो है, ये पूरा यूएसए है। ठीक है, और यूएसए जो है वो बहुत सारी कंट्रियों से मिलके बना है, ये बहुत सारी कंट्रीज हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी कंट्रीज मिलके ही क्या बनाती हैं? यूएसए बनाती हैं। अब जो लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो इन लोगों के पास 2 नागरिकताएं होती हैं, जिसको हम बोलते हैं दोहरी नागरिकता। एक तो ये यूएसए के नागरिक होंगे, यूएसए के नागरिक। ठीक है, और दूसरा जहां पे वो रह रहे हैं, मान लीजिए कि कनाडा की बात करते हैं, तो कनाडा का नागरिक भी वो व्यक्ति होगा। तो इस प्रकार वो कैसा हो गया? दो दो प्रकार का नागरिक हो गया, एक तो यूएसए का और एक कनाडा का। तो इसको बोलते हैं हम दोहरी नागरिकता। क्या बोलते हैं? दोहरी नागरिकता, यानी कि डबल सिटीजनशिप। ठीक है, डुअल सिटीजनशिप। और ये कहाँ पे है? यूएसए में है, ये बात भी ध्यान में रखनी है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ कौन से देश में डबल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है? तो आप बोलोगे कि सर ये तो यूएसए है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है? एकल नागरिकता है। कहीं भी किसी भी कोने में हमारा हिंदू भाई है या फिर भारतीय लोग हैं, तो उनको क्या बोला जाएगा कि आप भारत के लोग हो, आप भारतीय हो। ठीक है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, उनको क्या बोला जाएगा? भारतीय बोला जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम, ठीक है, और इसको हिंदी में भी बोलेंगे कैबिनेट ही, कैबिनेट प्रणाली। अब कैबिनेट प्रणाली का क्या मतलब हो गया भाई? लोकसभा होगी और राज्यसभा होगी, ये बोलते हैं हम कैबिनेट सिस्टम। ये कहाँ पे होती है? सेंट्रल लेवल पे होती है, सेंट्रल लेवल। ठीक, और अगर हम स्टेट लेवल की बात करते हैं तो स्टेट लेवल में भी होती है, लेकिन वहां पे क्या होती है? विधानसभा होती है। क्या होती है? विधानसभा।
ठीक है, तो ये कैबिनेट सिस्टम में चीजें आ जाती हैं। ठीक, उसके बाद होगा हमारे पास द्विसदनीयवाद। द्विसदनीयवाद, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म, ठीक। अब इसका क्या मतलब हो गया भाई, देखो यहाँ पे भी सदन आ गया, तो सदन की हमने बात करी, दो सदन होते हैं, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। ये किसकी बात करी हमने, सेंटर की बात करी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होता है, विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। तो इस संसद को दो भागों में बांटना ही बाईकैमरलिज्म कहलाता है, द्विसदनीयवाद कहलाता है। ठीक है, द्विसदनीयवाद, एक हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा। और स्टेट की बात करें, एक हो गया विधानसभा और एक हो गया विधान परिषद। ठीक है, लोकसभा विधानसभा के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, तब बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। राइट, तो ये द्विसदनीयवाद भी हो गया। और यहां से क्या लिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉ मेकिंग प्रोसेस, कानून कानून निर्माण विधि, कानून निर्माण विधि। इसमें क्या आ जाएगा भाई, लॉ मेकिंग प्रोसेस, कैसे कानून बनाना है, कैसे कानून बनाना है। तो मैंने आपको बताया था पहले क्या होता है, बिल बनता है, बिल लोकसभा में आता है, फिर बिल राज्यसभा में आता है, दोनों सदनों से पास होता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाके राष्ट्रपति उस पर साइन करता है, और वह बिल, वो प्रस्ताव क्या बन जाता है, एक लॉ बन जाता है, एक कानून बन जाता है। तो उसी को हमने बोल दिया लॉ मेकिंग प्रोसीजर या प्रोसेस। ये कहां से लिया है, ये भी ब्रिटिश से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नंबर 3 पे बात करेंगे, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, यूएस मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है जी, मौलिक अधिकार की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं भाई, नागरिकों के अधिकार हैं, वो कहां से लिए गए हैं, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, और अगर हम बात करें भाई कितने कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये हैं 6। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो बनता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ वापिस न्यायिक 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 पुरावलोकन, न्यायिक पुरावलोकन। अब ये न्यायिक पुरावलोकन क्या होता है, पहले अंग्रेजी में देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं जुडिशियरी, जुडिशियरी रिव्यू सिस्टम, जुडिशियरी रिव्यू सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, देखो न्यायिक, न्यायिक का मतलब है कि ये न्यायालय से संबंधित है, कोर्ट से संबंधित है, अदालत से संबंधित है। पुरावलोकन का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार ने कोई नियम बनाया, जैसे एग्जांपल के लिए मैं एमएसपी की बात करता हूं। एमएसपी के कानून आए थे ना, किसान बिल जिनको हमने बोला था, किसान बिल, है ना। तो किसानों ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया भाई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो बात बिल्कुल गलत है, ये तो अधिकार में नहीं है आपके कि आप इस तरह के कानून बनाओ, सरकार को बोल दिया। ठीक है, तो फिर उस कानून को क्या करेगी अदालत जो है, वह खारिज कर देगी, कैंसिल कर देगी कि भाई ये हमारे नागरिकों के हित में नहीं है, इससे हमारे नागरिकों का भला नहीं होगा, तो यह आपको खत्म करना पड़ेगा, ये जो कानून आपने बनाया है वो खत्म करना पड़ेगा। तो न्यायिक पुरावलोकन का यहाँ पे मीनिंग हुआ कि न्यायालय किसी भी कानून पर जांच कर सकता है, और अगर उसे लगे कि यह कानून नागरिकों के हित में नहीं है, तो वह उस कानून को खत्म कर देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यायिक पुरावलोकन। ठीक, चलो जी आगे आ जाते हैं। उसके बाद न्यायपालिका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता।
अब ये क्या बात हो गई भाई, स्वतंत्रता, और वो भी न्यायपालिका की। न्यायपालिका फिर से अदालत की बात करेंगे, कोर्ट की बात करेंगे, तो ये स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी, किसी के दबाव में नहीं आएगी। चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट है तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के काम करे, बीजेपी के अकॉर्डिंग ही वो केसेस चलाने शुरू कर दे, केसेस पे फैसले सुनाने कर दे। नहीं भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। सरकार चाहे जिस मर्जी की होगी, जितना मर्जी बड़ा व्यक्ति होगा, उसके दबाव में कभी भी न्यायपालिका या जुडिशरी काम नहीं करेगी। वो अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये हो गई न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इंडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया। भाई अब ये क्या बात हुई, न्यायालय यानी कि कोर्ट, उच्च न्यायालय की बात करते हैं हम, हाई कोर्ट इसको बोलेंगे। हाई कोर्ट कहाँ होता है भाई, ये स्टेट में होता है। ठीक है जी। उच्चतम न्यायालय की बात करेंगे, इसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और ये कहाँ पे है भाई, ये तो न्यू दिल्ली में है। और ये किसका है भाई, हमारे भारत का है। तो जितने भी केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो बड़े बड़े केसेस होते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी बड़ी अदालत, अगर हम बात करें सबसे बड़ी अदालत की भारत में, तो वो क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है, सर्वोच्च न्यायालय होता है या उच्चतम न्यायालय होता है। तो इनके जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश यानी कि जजेस, ठीक है, इनको हटाने की प्रक्रिया। अब मान लो कि कोई जज है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, ऐसे ही हर कुछ ही फैसले सुना दे रहा है, गलत गलत फैसले दे रहा है, लेकिन लोग बोल रहे हैं भाई ये तो बिल्कुल गलत कर रहा है, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा क्योंकि ये तो बहुत ही गलत काम कर रहा है। ठीक है, तो उनको हटाने की प्रक्रिया, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की जो प्रोसेस है, वो कहां से ली गई है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, चलो भाई इतनी बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक। उसके बाद यूएसए की ही बात करेंगे, यूएसए से और क्या क्या चीजें ली गई हैं। एक तो उपराष्ट्रपति का पद, तो जैसे जैसे कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार भारत में भी उपराष्ट्रपति होता है। तो ये जो उपराष्ट्रपति की बात हमने करी, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करी, ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया है यूएसए से। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब ये क्या बात हो गई भाई, ये महाभियोग के बारे में बात कर रहे हैं सर, लेकिन ये महाभियोग होता क्या है। तो देखिए, जो प्रेसिडेंट है, हमारा राष्ट्रपति है, उसको हटाने की प्रक्रिया को, उसको हटाने की प्रक्रिया को बोला जाता है महाभियोग। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा राष्ट्रपति है, अभी अभी द्रौपदी मुर्मू है, मान लीजिए वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही है भाई, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही गड़बड़ कर रही है, तो उनको उनके पद से हटाना है कि अगर ये अपने इसी पद पर रही, राष्ट्रपति बनी रही, तो ये पता नहीं क्या ही भूचाल लेके आ जाएंगी, तो उनको हटाना जरूरी है। तो उनको हटाने की प्रक्रिया को हम बोलेंगे महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, अंग्रेजी में बोलेंगे इम्पीचमेंट, impeachment of president, impeachment of president। ठीक है, और ध्यान में बात रखनी है, ये कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 61, अनुच्छेद नंबर 61 में यह बात कही गई है भारत के संविधान में। ठीक है, तो भारत के संविधान में क्या क्या होता है, देखो मैं एक ओवर भी बता दूं, आर्टिकल्स होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, फिर शेड्यूल्स अनुसूचियां होती हैं, और पार्ट्स यानी कि भाग होते हैं। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं भाई, इनमें रूल्स लिखे गए हैं, फिर अनुसूचियां हैं, उनमें उनमें भी रूल लिखे गए हैं, और पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स को हम एज अ चैप्टर की तरह देख सकते हैं।
ठीक है, तो इनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही रहेगा। तो ये हो गया यूएसए। यूएसए के संविधान से हमने क्या क्या चीजें ली हैं। नंबर 4 पे आ जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड यानी कि आयरिश। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, तो सबसे पहले सीधे सीधे लिख लेंगे डीपीएसपी। डीपीएसपी इसको हिंदी में बोलेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं भाई, आयरलैंड से लिए गए हैं। और ये कौन कौन से आर्टिकल में आते हैं, आर्टिकल 35 से लेके 51 में, आर्टिकल 35 टू 51। ठीक है, और पार्ट की अगर हम बात करें, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4। ठीक है, अभी तक इतना ही आप जानो, उसके आगे हम जब बात करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। डीपीएसपी अंग्रेजी में बोलेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे बात करते हैं नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। सदस्यों का नामांकन। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं टोटल, तो ये होते हैं 250। ठीक है, इन 250 में से 12 जो है, 12 सदस्य चुने जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। 12 सदस्यों को कौन चुनता है, राष्ट्रपति चुनता है। राष्ट्रपति चुनता है, चुनता है। तो इन्हीं 12 लोगों की बात हो रही है भाई। इनको किस आधार पे चुना जाएगा, किस आधार पे इनका नामांकन किया जाएगा, वही हम बात करेंगे इसमें राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन इसमें। और जो कि हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, आयरिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे नॉमिनेशन। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, और लास्ट चीज जो आयरलैंड से ली गई है वो है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। तो देखो, राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। कौन करते हैं, जो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, एमपीज होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 4 लोकसभा के सदस्य हैं, 3 राज्यसभा के सदस्य हैं। तो वो फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेंगे। इसी तरह पूरे राज्यों के एमपीज भाग लेते हैं यहाँ पे। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, हमने ली है ये आयरलैंड से। ठीक है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, नंबर 5 पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या चीजें ली हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1 पे कंकरेंट सूची, कंकरेंट लिस्ट इसको बोलते हैं, और हिंदी में बोलेंगे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, अब ये क्या बात होगी भाई समवर्ती सूची, तो ध्यान में रखना है कि समवर्ती सूची में ऐसे टॉपिक्स आते हैं, टॉपिक्स जिनमें जिन पे राज्य सरकार यानी कि जो हमारा स्टेट है उसकी सरकार, और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि संघ सरकार, दोनों दोनों नियम बनाते हैं, दोनों नियम बनाते हैं। ठीक है, तो वो होती है कंकरेंट लिस्ट। आगे हम पढ़ेंगे, इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे, तब बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब ये समझो कि कंकरेंट लिस्ट जो है वो हमने कहां से ली है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। नंबर 2 पे बात करेंगे फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कमर्स। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कमर्स, व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ ट्रेड।
फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, तो व्यापार कर सकते हैं भाई, किस किस से व्यापार करेंगे, कौन कौन से देश से, वो स्वतंत्रता है हमें व्यापार करने की, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद आ जाता है ज्वाइंट सीटिंग, ये भी भाई इंपॉर्टेंट बात है, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या होगा, संयुक्त बैठक होगी, संसद की संसद की संयुक्त बैठक। ठीक है, अब देखो संसद में हमने क्या पढ़ा था, लोकसभा पढ़ा था, राज्यसभा पढ़ा था। तो लोकसभा की बैठक अलग होगी, राज्यसभा की बैठक अलग होगी, लेकिन लेकिन ऐसा भी समय आ जाता है जब हमें इन दोनों को एक साथ बिठाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एक साथ बिठाना पड़ता है। तो इन दोनों को एक साथ बिठाने को ही हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट सीटिंग, यानी कि साथ में बैठक करना, संयुक्त बैठक करना। ये भी हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, और ये ज्वाइंट सीटिंग आर्टिकल नंबर, संविधान के आर्टिकल नंबर 108 में आता है। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ठीक है जी, आर्टिकल नंबर 108। आगे आगे आ जाओ भाई, कैनेडियन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा के संविधान से, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कनाडा कनाडा का संविधान, यहां से हमने क्या क्या लिया है, चलो भाई देख लेते हैं ये भी बातें। सबसे पहले आ जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर को अपॉइंटमेंट करना है। तो गवर्नर को कौन अपॉइंटमेंट करता है, ये करता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो हिंदी में बोलेंगे राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाएगी, क्या क्या देखा जाएगा भाई, तो ये सब आ जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति में। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट, संघीय प्रणाली में मजबूत संघ सरकार, इसको रहने दो, यस। उसके बाद आएगा संघ और राज्य सरकार के बीच, संघ और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, विभाजन, यानी कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, डिवीजन ऑफ पावर, पावर को क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। ठीक, किस किस के बीच में, संघ के बीच में, संघ यानी कि इंडियन गवर्नमेंट, राज्य सरकार की बात आ गई तो ये हो गया स्टेट गवर्नमेंट। तो हमने कुछ चीजें जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी कि जाओ भाई आप जो मर्जी करो, ठीक है, आप जो मर्जी कानून बनाओ, तो वो वाले टॉपिक आ जाएंगे राज्य सरकार के अंदर, और कुछ टॉपिक जो हैं वो इंडियन गवर्नमेंट ने ले लिए, संघ सरकार ने ले लिए कि ये हमारे पास ही रहेंगे। जैसे कि इंडियन आर्मी की बात करते हैं, तो इंडियन आर्मी किसके अंडर आती है भाई, इंडियन गवर्नमेंट यानी कि संघ सरकार के अंडर। तो जो भी रूल बनेंगे वो कौन बनाएगा, संघ सरकार बनाएगी, इंडियन गवर्नमेंट बनाएगी इंडियन आर्मी के लिए। तो ये जो पावर है, इंडियन आर्मी की पावर किसके पास है, संघ के पास। और अगर हम स्टेट की बात करेंगे, स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट पुलिस, जैसे हमारी हिमाचल प्रदेश पुलिस है, तो हिमाचल प्रदेश पुलिस की जब हम बात करेंगे तो वो किसके अंडर आएगा, राज्य सरकार के अंडर आएगा। इसमें भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है भाई। भर्तियां कौन कराएगा, राज्य सरकार कराएगा। सारा काम काज कौन देखेगी, राज्य सरकार देखेगी। रूल्स कौन बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने पावर्स को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे पावर क्या आएगी, एक तो स्टेट पुलिस आ गई और दूसरी इंडियन आर्मी आ गई। इंडियन आर्मी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, और स्टेट पुलिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट देश ले लेते हैं, नेक्स्ट देश कौन सा है, फ्रांस, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फ्रांसीसी संविधान। अब यहां से क्या क्या लिया गया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, प्रस्तावना आपने सुना होगा प्रियम्बल के बारे में। तो प्रस्तावना में कुछ चीजें हैं, जैसे कि समानता की बात करते हैं जिसको हम समता बोलते हैं,
स्वतंत्रता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की, बंधुत्व की, स्वतंत्रता और बंधुत्व, बंधुत्व मतलब कि भाईचारा, सबने एक साथ मिलकर रहना है। इन सब का विचार कहाँ से लिया है हमने? फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अंग्रेजी में लिखेंगे आइडिया ऑफ इक्वेलिटी यानी कि समानता का विचार, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता का विचार, एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब है कि एक साथ रहना, बंधुत्व का विचार कहाँ से लिया है हमने? फ्रांस से लिया है। और कहाँ लिया है? प्रियम्बल में। प्रियम्बल भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। प्रियम्बल वैसे मैं बता दूं क्या होती है, प्रस्तावना। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो जो बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं उसकी एक समरी है, यानी कि अगर हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा संविधान जो है वो किन किन बातों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ठीक है, ये हो गया फ्रांस। नंबर 8 पे बात करते हैं जर्मन यानी कि जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन, और जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को और क्या बोला जाता है? बीमर कॉन्स्टिट्यूशन, बीमर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जर्मनी का संविधान, जर्मनी का संविधान। अब यहां से क्या क्या लिया गया है तो ध्यान में बात रखनी है। सीधा सा, आपातकाल के समय, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का निलंबन, का निलंबन यानी कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब देखो आपातकाल आ जाता है तो व्यक्ति के मौलिक अधिकार जो है वो सीमित कर दिए जाते हैं। जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है? हमें समानता का अधिकार है, हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, जहां हमारा दिल चाहेगा हम वहां पे घूमेंगे, हम वहां पे जाएंगे। ठीक है, हम पढ़ाई करेंगे भाई, हमारी मर्जी हम कौन से स्कूल में पढ़ें। ठीक है, फिर उसमें धर्म का अधिकार भी आता है एक। ठीक, तो ये सब चीजें जब आपातकाल होगा तब कौन कौन सी चीजें जो हैं वो निलंबित की जाएंगी। जैसे हमने कोविड की बात करी तो कोविड में हमारा घूमने फिरने का अधिकार समाप्त कर दिया, भाई कोई नहीं घूमेगा, घर से बाहर तो कोई निकलेगा नहीं, निकलेगा तो भाई डंडे पड़ेंगे बहुत बुरे हाल से। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमारा जो घूमने फिरने वाला अधिकार था वो सरकार ने सीमित कर दिया था। तो यही बात हमने कहां से ली है? जर्मनी के संविधान से ली है कि आपातकाल के समय हम मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ऑल राइट, वेरी गुड। अब आ जाओ नंबर 9 में, यूएसएसआर, या इसको हम बोलेंगे रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, रूस का संविधान। और इसको पहले क्या बोलते थे? सोवियत संघ बोलते थे रूस को। तो ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे, सोवियत संघ का संविधान। तो यहां से हमने क्या क्या लिया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य अंग्रेजी में बोलेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल्स में आते हैं? आर्टिकल नंबर 51A, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछा गया है। इसका पार्ट भी पूछ लेते हैं, कौन से पार्ट में आता है? तो ये आता है 4A में, 4A। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। तो हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? टोटल 11 हैं। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद और क्या लिया है यहां से? देखो प्रस्तावना में लिखी गई चीजें हैं जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, राजनीतिक न्याय। ये सब हमने कहां से लिया है? प्रस्तावना में, रशिया के संविधान से। तो प्रस्तावना में ये जो बातें लिखी गई हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये हमने रशिया से लिया है। ठीक है, यही बातें जाननी है रसिया से। उसके बाद नंबर 10 की बात करते हैं।
साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि दक्षिण दक्षिण अफ्रीका संविधान। ठीक है, तो यहां से हमने क्या क्या लिया वो देख लेते हैं। एक तो सबसे पहले है बहुत ही इंपॉर्टेंट, संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। ठीक है, ये किसमें आती है? आर्टिकल नंबर 368 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 368 आर्टिकल। ये तो मैक्सिमम हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में आती है? 360 में आती है। ठीक है, और कौन से देश से ली गई है, कौन से देश के संविधान से ली है? तो आप बोलोगे साउथ अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया? संविधान में संशोधन करने का मतलब हुआ कि हम संविधान में कोई नए रूल ऐड करना चाहते हैं, या पुराने रूल जो हैं वो उनको कम करना चाहते हैं, या डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, संशोधन का मतलब हुआ एडिटिंग, एडिटिंग करनी है भाई हमें। अब देखो क्या होता है, मान लीजिए कि 1947 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उस समय के जो नियम बनाए गए थे, जरूरी नहीं है कि वो आज के समय में भी जायज हों, आज के समय में भी वो अच्छे हों। तो ऐसे नियमों को क्या करना पड़ेगा? डिलीट करना पड़ेगा, उनकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा? नए नियम लाने पड़ेंगे। तो इसको संविधान में कोई भी चीज डिलीट करनी है, कोई भी चीज ऐड करनी है, तो वो कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग होगी? आर्टिकल नंबर 368, यानी कि सीधी सी बात है, आर्टिकल नंबर 368 में लिखा है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। ठीक है, और ये कहां से ली है? साउथ अफ्रीका से ली है। फिर उसके बाद नंबर 2 यहां पे लिखेंगे इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों सदस्यों का चुनाव। भाई ये जो राज्यसभा में सदस्य जाते हैं, वो उनका चुनाव कैसे होगा? अब हम तो इनको वोट नहीं डालते हैं, तो कौन डालता है? तो देखो स्टेट के जो एमएलए होते हैं, स्टेट के एमएलए वो राज्यसभा में वोटिंग करते हैं, राज्यसभा में वोटिंग करते हैं। जैसे कि अभी क्या हुआ था हमारे हिमाचल प्रदेश में, है ना, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के 3 सदस्य चुने गए थे। बिल्कुल ठीक बात है भाई, 3 सदस्य चुने गए, है ना, और वो तीनों तीनों कैसे चुने गए? एमएलए, जो हमारे एमएलए हैं उन्होंने वोटिंग करी। तो 68 एमएलए ने वोटिंग करी और उन्होंने चूज करे 3 बंदे, और 3 बंदे कहाँ पे गए? फिर वो राज्यसभा में गए। तो ये जो राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव है वो हमने साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं। ठीक है, ओके। यस सर। ठीक है जी, उसके बाद नंबर 11 आ रहा है, नंबर 11 पे आ जाएगा जापान का संविधान, जापान का संविधान, जापान का संविधान। अब यहां से हमने क्या लिया है? तो यहाँ पे कानून द्वारा लिखेंगे, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका अंग्रेजी में बोलेंगे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि कानून के सामने सभी बराबर हैं भाई, जो कानून में लिखा होगा वही होगा। अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसको उम्र कैद की सजा होगी, अगर किसी ने चोरी की है तो उसको जो भी सजा होगी, तो जो भी बातें कानून में लिखी गई हैं वह सारी की सारी फॉलो की जाएंगी। ठीक है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहां से? जापान से ली गई, जापान। ऑलराइट, तो यही थे हमारे इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन्हीं को ही हम पढ़ेंगे और इन्हीं में से ही क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। ओके, सबसे पहले सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया,
इससे हमने क्या क्या लिया, ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का ऑफिस, ठीक है, जुडिशियरी यानी कि न्यायालय, संघीय प्रणाली, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, ये सभी। और मैंने आपको बता दिया संघीय प्रणाली का क्या मतलब है कि भारत सरकार होगी, एक मजबूत भारत सरकार होगी जो कि पूरे देश को चलाएगी। उसके बाद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में आगे हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या देखा, संसदात्मक शासन प्रणाली यानी कि संसद होगी, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगी। फिर एकल नागरिकता के बारे में बात करी, कैबिनेट प्रणाली के बारे में बात करी, द्विसदनीय वाद के बारे में बात करी और कानून निर्माण विधि के बारे में बात करी कि कानून या फिर लॉ जो है वो कैसे बनता है। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से मौलिक अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायालय की स्वतंत्रता और उच्च हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। इसमें से फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये 6 होते हैं, ठीक, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। 6 होते हैं भाई फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, और 12 से 35 तक आर्टिकल्स में आते हैं, वो हम देखेंगे आगे। चलो भी, उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट, आर्टिकल नंबर 61। आगे आ गया आयरलैंड, आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आर्टिकल 35 से 51 और पार्ट नंबर 4 में आते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, तो 12 व्यक्ति जो है 12 सदस्यों का नामांकन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, तो वो भी हमने कहां से लिया, आयरलैंड से लिया। और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, ठीक है, ये कहां से ली गई, आयरलैंड से ली गई। आगे देखो, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कनग्रेंट यानी कि समवर्ती सूची ली गई, व्यापार करने की स्वतंत्रता ली और ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सेशन, संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से ली। आगे देखिएगा, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा के संविधान से क्या लिया हमने, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल को कैसे अपॉइंट करना है, कैसे नियुक्त करना है, और शक्तियों का विभाजन, राज्यसभा और संघ सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में शक्तियों को किस तरह से बांटा जाए, ठीक है। नंबर 7 पे फ्रांस की बात करी हमने, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें प्रस्तावना में हमने समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का विचार फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, फ्रांसीसी संविधान से लिया। आगे जर्मनी की बात करते हैं, जर्मनी का बीमर कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। यहाँ से हमने आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन, कि जब आपातकाल लगा होगा तो हमारे पास कौन कौन से अधिकार हमसे छीन लिए जाएंगे। आगे यूएसएसआर, सोवियत संघ का संविधान, मौलिक कर्तव्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 51 ए और पार्ट नंबर ए में आता है। उसके बाद प्रस्तावना में हमने सामाजिक जोड़ा, आर्थिक जोड़ा और न्यायिक राजनीतिक न्याय, हमारा जो संविधान है उसमें सामाजिक न्याय की बात हो रही है कि भाई सभी को बराबर से न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक इकोनॉमिक न्याय की बात करते हैं, जस्टिस की, और राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल न्याय। तो ये जो है हमने कहां से लिया, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद आ जाता है भाई साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन, इससे हमने संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया ली, जो कि आर्टिकल नंबर 368 में आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन, चुनाव। उसके बाद जापान आ गया, जापान से हमने लिया कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। तो इतनी बातें हमने आज करी, यहां तक क्लियर है भाई आप सभी को? यस ओके, सर। ऑल राइट। तो देखिएगा, इनको नोट भी करना है, अगर अभी आप नोट नहीं कर पाए हैं, ठीक है, तो नोट भी कीजिएगा, साथ में इनको रिवाइज भी कीजिएगा, ठीक है। फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे, हाँ जी, सब मैथ वाले मैम को बोलना थोड़ा हमें हिंदी में भी करवा दिया करो साथ के साथ। ओके, हिंदी में भी, बिल्कुल ठीक बात है।